हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉथन जीके स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले 19 तारीख और 12 तारीख के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि व फ किस प्रकार है। पहला है दंतोष, दूसरा है तालव्य, तीसरा है अनुनासिक, चौथा है कंठोष्ठ। तो जो ये व और फ है, व और फ पे क्या लगा हुआ है, नुक्ता लगा हुआ है, तो ये आ जाएंगे आपके दंतोष्ठ। अगर नुक्ता लगा हुआ है तो आप बताओगे दंतोष्ठ है। अगर नुक्ता नहीं लगा हुआ है, लेट सपोज कि आपको सिर्फ दे रखा है, सिर्फ फ दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इसको बताओगे ओष्ठ। ये है ओष्ठ, और अगर नुक्ता लगा है तो ये बन जाएगा दंतोष्ठ। साथ ही जान लेते हैं कि ये तालव्य क्या होते हैं। तो जिनका उच्चारण स्थान तालु होता है उन्हें तालव्य कहते हैं। जैसे च वर्ग में च छ ज ज झ जितने भी आते हैं ये सारे आपके तालव्य होते हैं। अनुनासिक क्या होते हैं, जिनमें हवा जो है मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे कि अंग, म, अणा, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं इनको अनुनासिक कहते हैं। और कंठोष्ठ मतलब कंठ प्लस ओष्ठ, मतलब गला और ओंठों से जिनकी उच्चारण होता है उनको कहते हैं कंठोष्ठ। और इसमें आपके आ जाते हैं ओ, औ, और जो इस तरीके के शब्द होते हैं ये आ जाते हैं आपके कंठोष्ठ शब्द। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कार्यालय पत्र व्यवहार का प्रचलित रूप है। पहला है पृष्ठांकन, दूसरा है आपत्ति पत्र, तीसरा है शोक पत्र और चौथा है विषाद पत्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठांकन। जो आपका कार्यालय पत्र व्यवहार है इसका प्रचलित रूप है आपके पास पृष्ठांकन। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि जो भित्ति और भित्ति युग्म का सही अर्थ क्या होता है। तो भित्ति हम जानते हैं कि प्लाज्मा भित्ति, इस तरीके से आपने हिंदी में पढ़ा होगा। भित्ति का मतलब क्या होता है, भित्ति का मतलब होता है दीवार। और दीवार किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आपको, पहले ऑप्शन में ही दीवार देखने को मिल रहा है। तो भित्ति का अर्थ अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सीधे सीधे इसको टिक कर सकते हैं, डर और दीवार। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशुद्ध वर्तनी है किस में है, ये बताइए। तो पहला है अधपतन, दूसरा है जुस्तजू, तीसरा है जहन्नम और चौथा है फैजा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। जो ये फैजा है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये होता है फैयाज, न कि फैजा। तो इसको सही तरीके से इस तरीके से लिखा जाता है फैयाज। और अधपतन, जुस्तजू और जहन्नम ये तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उच्छृंखल का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा शब्द आपने पहली बार सुना होगा, तो इसका पर्यायवाची नहीं है बताना है आपको, ठीक है। तो पहला इसमें उदंड, दूसरा है अक्कड़, तीसरा है निरंकुश और चौथा है बियावान। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ये जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। जान लेते हैं उच्छृंखल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि उदंड, अक्कड़, निरंकुश और आ जाएंगे मनमर्जी, स्वेच्छाचारी और आवारा। ये जो बियावान है इसके भी अन्य पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि इसका एक और पर्यायवाची होता है उजाड़, दूसरा होता है वन, तीसरा होता है जंगल। तो इनको भी आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाएगा आपको कि इनमें से कौन सा जो है जंगल का पर्यायवाची नहीं है या कौन सा जंगल का पर्यायवाची है। तो बियावान अगर दिया हुआ है तो आप इसको टिक करोगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहला है प्रेरणार्थक, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक और चौथा है संयुक्त क्रिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे संयुक्त क्रिया, क्योंकि पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है, तो दोनों एक साथ हो रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया तो आप भली भांति जानते हैं, जहाँ पे प्रेरणा दी जाती है किसी कार्य को करने की। द्विकर्मक जहाँ पे दो कर्म एक साथ हो रहे हो। और पूर्वकालिक मतलब जो कि एक क्रिया पहले हो चुकी है, जैसे कि खाना खा कर सो गया, तो पहले खाना खाया उसने फिर सो गया है, तो एक क्रिया पहले हो चुकी है, दूसरी बाद में हो गई। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि नैनों से सदैव जल की वर्षा होती है, तब भी प्यास नहीं बुझती में कौन सा अलंकार है। तो कह रहा है कि नैन मतलब आपकी जो आंखें हैं, आंखों से क्या हो रही है, सदैव जल की वर्षा हो रही है, लेकिन प्यास फिर भी नहीं बुझ रही है। तो पहला इसमें आ जाएगा विशेषोक्ति, दूसरा है संदेह, तीसरा है विरोधाभास और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो इसका सीधे सीधे सही आंसर आ जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार में क्या होता है कि कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना, मतलब जल तो है हमारे पास लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है, तो कारण तो है लेकिन कर्म नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं विशेषोक्ति अलंकार। दूसरा है विरोधाभास अलंकार, जहाँ पे विरोध का आभास हमें हो रहा हो उसे कहते हैं, या विरोध जहाँ पे हो रहा हो उसको कहेंगे विरोधाभास। और उत्प्रेक्षा तो हम जानते हैं जहाँ पे भी कि हमको उपमेय और उपमान की संभावना लग रही हो, जैसे कि हमने कहा कि मानो चंद्र सा लग रहा है, मुखड़ा कैसे लग रहा है, चंद्र सा। तो मानो, जानो ऐसा शब्द जहाँ पे आते हैं वो क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनामदास का पोथा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पहला है मनोहर श्याम जोशी, दूसरे राहुल शंकरत्यायन, तीसरे हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथे मनु भंडारी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना है अनामदास का पोथा। साथ ही साथ इनकी अन्य रचनाएं भी जान लेते हैं, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा। कई बार पूछ लेता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। चारों चंद्रलेख और पुनर्वा, और साथ ही साथ इनके 2 निबंध हैं। एक तो है अशोक के फूल, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन देखा होगा कि अशोक के जो फूल हैं ये किसकी रचना है, तो आप बताओगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। साथ ही साथ एक कल्पलता जो है ये भी इनका निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं इनकी आलोचनात्मक ग्रंथों का सही क्रम आपको बताना है। इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे हैं, उनका सही क्रम बताएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर और हिंदी साहित्य, ये चारों जो है इनका सही क्रम आ जाएगा। सबसे पहले लिखी गई है सूर साहित्य, फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर कबीर और फिर हिंदी साहित्य। तो ये याद रखना है आपको। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ भी पूछ लिया जाएगा, तो यही आपको याद रखना है इनका सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव शब्दों का सही युग्म बताना है। तत्सम आप जानते हैं कि संस्कृत के समान जो होते हैं, तो देख लेते हैं इनको एक एक करके। तो पहला है यहाँ पे कुक्षी कोख, दूसरा है मक्षिका मक्खी, तीसरा है दंत धावन दातून और चौथा है स्फोटक स्फुट। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब युग्म सही नहीं है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 स्फोटक स्फुट। क्योंकि जो स्फोटक है इसका अर्थ होता है फोड़ा, का अर्थ जो है फोड़ा हो जाता है इसका तद्भव रूप। और जो है स्फुट जो है इसका हो जाएगा फूट इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब बाकी ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही सम्मिलित हैं। कुक्षिका जो है कोक हो जाता है तद्भव, मक्षिका का मक्खी हो जाता है और दंत धावन का क्या हो जाएगा, दातून हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कष्ट उठाने वाला ही सुखी जीवन जिएगा, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ है? गढ़वाली लोकोक्तियां दी हुई है यहाँ पे। जैसे पहला है कि जन दे की तने लेनी, दूसरा है कि जय सर देलू व शेर भी देलू, और चौथा है कि जन्नी बोलू वन्नी लोलू। तो इसका सही आंसर सीधे सीधे आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो खालू खौरी वो पालू तौरी। मतलब जो खौरी खाएगा, मतलब जो कष्ट उठाएगा वही क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, मतलब वही क्या करेगा, सुखी जीवन जिएगा। ये आएगा इसका सही आंसर। जान लेते हैं औरों का भी अर्थ। जैसे पहला है कि जन्नी देखी तन्नी लेनी, मतलब जैसे दूसरों का देखा वैसे ही कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं, या बाजार में जब हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और कुछ भी लेना शुरू कर देते हैं, तो इस तरीके का इसका अर्थ है। दूसरा जो है कि जय सर देलू वह शेर भी देलू, इसका मतलब है कि वो भगवान ही है जिसने जन्म दिया है, उसने जन्म दिया है तो वो भोजन पानी का जो है बंदोबस्त भी खुद ही करेगा। फोर्थ है यहाँ पे कि जन्नी बोलू तन्नी लोलू, बोलू का मतलब होता है कि बोना, किसी चीज़ को बोना, तो वन्नी लोलू का मतलब होता है कि काटना। अगर आप बबूल बोलोगे तो बबूल ही काटोगे, आम बोलोगे तो आम ही मिलेंगे आपको। इसका मतलब है कि जैसा कार्य करोगे वैसा ही फल मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पहला है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, दूसरा है अग्नापनी एस्चुरी कर्नाटक, तीसरा है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, चौथा है लॉन्गवुड शोला रिजर्व कर्नाटक। इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो बताना है हमको। तो ये है लॉन्गवुड शोला रिजर्व कर्नाटक। ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि है ये तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में देखने को मिलेगा आपको लॉन्गवुड शोला रिजर्व। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा आपको कि मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है, तो आप बताओगे कर्नाटक में। तो ये तीनों जो है कर्नाटक में है। जो चारों के चारों यहाँ पे लिखे हुए हैं ये क्या है, ये वेटलैंड्स है। वेटलैंड क्या होते हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं। आर्द्र भूमियाँ, जो कि आर्द्र भूमि दिवस हमें पता है वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी 2024 जो है उसमें 5 साइट को क्या किया गया है, आर्द्र भूमि या वेटलैंड जो है बनाया गया है। उनमें से 4 तो ये हैं अंक समुद्र, अग्नापिनी, मगधी केरे, लॉन्गवुड, और 5वां है हमारे पास कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट है 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है? पहला है स्वीडन, दूसरा है कनाडा, तीसरा भारत और चौथा है उज्बेकिस्तान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 भारत। भारत जो है 2025 में जो ये साल लगा हुआ है इसमें पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 और 24 के अनुसार उत्तराखंड के प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,60,201 रुपये। तो हर व्यक्ति की एक साल में जो इनकम होती है वो कितनी है, 2,60,201 रुपये। ये औसत इनकम बताई गई है उत्तराखंड के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के खास समुदाय को समान नागरिक संहिता कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। तो कौन सा ऐसा समुदाय है जिसे बाहर रखा गया है? तो पहला है अनुसूचित जनजाति, दूसरे अनुसूचित जाति, तीसरा मुस्लिम, चौथा है विशेष जनजाति। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जनजातियां। और हमें पता है उत्तराखंड में 5 अनुसूचित जनजातियां हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं हमारी। ये कितनी है? 5 हैं। तो जो समान नागरिक संहिता क्या होता है, जिसे कि हम यूसीसी भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका जो है आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 जो है भारत का, इससे
संबंधित है समान नागरिक संहिता से, तो इसे आपको याद रखना है। और इसे बाहर रखा गया है अनुसूचित जनजातियों को। अनुसूचित जनजातियाँ हमारे पास 5 हैं शेड्यूल ट्राइब्स, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस यूट्यूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो पहले है रविंद्र सिंह, दूसरे हैं पीयूष पुरोहित, तीसरे हैं वंदना गैरोला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 पीयूष पुरोहित। इनको सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा बेस्ट नैनो क्रिएटर पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्पा, मलारी, जेलम तथा सुरईथोता उत्तराखंड के नगर तीर्थ किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? पहला है भागीरथी, दूसरी है कालीगंगा, तीसरी है पश्चिमी धौलीगंगा और चौथा है पश्चिमी नैयार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी धौलीगंगा। अब ये जो पश्चिमी धौलीगंगा है इसका उद्गम स्थल एक बार जान लेते हैं कि यह कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो इसका उद्गम जो है धौलीगिरी पर्वत है उसकी कुनगुल श्रेणियों से ये निकलती है पश्चिमी धौलीगंगा। तो उद्गम अगर आपको पश्चिमी धौलीगंगा का पूछा जाएगा तो आप बताओ कुनगुल श्रेणी धौलागिरी की। और ये किसके सहायक है? तो हम जानते हैं कि ये अलकनंदा की सहायक है। और अलकनंदा पे ये कहाँ पे मिलती है? तो विष्णुप्रयाग नाम की जगह पे मिलती है, जो कि हमारे 5 प्रयागों में से पहला प्रयाग माना जाता है विष्णुप्रयाग। और ये जो धौलीगंगा है इसकी सहायक नदियां आपको याद करनी है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो 4 हैं। पहला है ऋषिगंगा, दूसरी है गणेश गंगा, तीसरी है कियोगाड़ और चौथा है गिरथी। तो ये 4 ही नदियां आपको याद करनी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के ग्राम पंचायत के संदर्भ में हमको गलत बताना है। पहला है कि एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है, दूसरा है कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होती हैं, और तीसरा है कि ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है, चौथा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिलाएं ही होंगी। तो इसका सही आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो गलत है इसमें वो है ये कि एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठक होनी आवश्यक है। तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये सही है कि एक ग्राम सभा के लिए एक ही ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा की जो बैठक की अध्यक्षता होता है वो ग्राम प्रधान करता है, ऑब्वियस सी बात है। और जो शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण समितियों की सभापति होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुम्मिलित कीजिए। पहला है हरिवंश कपूर, द्वितीय निर्वाचन विधानसभा अध्यक्ष, दूसरे हैं यशपाल आर्य, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, तीसरे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल, तृतीय निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, चौथे हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारे पास ये चारों के चारों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। कई बार आपको ने देखा होगा PYQ जब देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें सीधे सीधे पूछा गया है कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये यशपाल आर्य। इसी तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि तृतीय कौन थे तो आप बताओगे गोविंद सिंह कुंजवाल, द्वितीय कौन थे तो हरिवंश कपूर, अगर चतुर्थ पूछ लिया जाएगा तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जो थे ये चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है और कारण दिया है उसका। तो कथन क्या दिया है हमारे पास कि उत्तराखंड राज्य के विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। दूसरा कारण दिया है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो हमें बताना है कि ए और आर जो है दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दूसरा कह रहा है कि ए आर दोनों सही है किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कह रहा है कि ए सही है और आर गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे पास सीधे सीधे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ए सही है। उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य ही होते हैं, लेकिन जो आर है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे एक सदनीय विधायिका है न कि द्विसदनीय विधायिका। सदन के मतलब होते हैं 2, जैसे कि विधानमंडल और विधान परिषद। तो हमारे पास उत्तराखंड में सिर्फ विधानमंडल है, विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? पहला है हमेल, दूसरी है तिलहरी, तीसरा है चंद्रावली और चौथा है तगड़ी। तो ये जो तगड़ी है इसे गले में नहीं पहना जाता, इसे पहना जाता है कमर में। तो अगर आपको सीधे सीधे भी पूछ लिया जाएगा कि कमर में कौन सा आभूषण पहना जाता है तो इनको याद करने आपने तगड़ी जो है एक कमर में। हमेल क्या होता है? हमेल जो होता है सिक्कों की बनी हुई माला होती है। तो आपने देखी होगी कि चांदी के सिक्कों की एक बनी हुई माला होती है, उसे हमेल कहते हैं। तिलहरी तो आपने देखी है, ऐसे लंबी सी होती है, उसमें सोने का यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लगा हुआ होता है। और चंद्रावली एक बड़ा सा चांदी का हार होता है जैसे कि गले में पहना जाता है। तो ये तीनों ही क्या कहें, गले में पहनने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनजातियों के बारे में सही नहीं है? तो सही नहीं है जो कथन वो बताना है आपको। पहला है कि जौनसारी जनजाति लगभग 97% जो है देहरादून जिले में निवास करती है। दूसरा है कि जो थारू जनजाति है वो लगभग 98% जो है उधम सिंह नगर में निवास करती है। तीसरा है कि हमारे पास जो बुक्सा जनजाति है वो 58% तो नैनीताल और उधम सिंह नगर में निवास करती है और 32% जो है वो देहरादून में निवास करती है। तो हमें बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो है गलत नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। जो जौनसारी जनजाति है वो 97% देहरादून जिले में रहती है। थारू जनजाति आपकी 98% उधम सिंह नगर में, बुक्सा जो है 58 नैनीताल में और
उधम सिंह नगर में, और साथ ही 32% देहरादून में रहते हैं। साथ ही जान लेते हैं कि जो राजी जनजाति है, राजी जनजाति वो उसका 55%, राजी जनजाति का 55% कहाँ निवास करता है, तो वो करता है पिथौरागढ़ जिले में। और साथ ही साथ जो जाड़ भोटिया है, जाड़ भोटिया भोटिया की ही प्रजाति है, भोटिया जनजाति की, तो ये रहते हैं कहाँ, उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में मिलते हैं जाड़ भोटिया। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर 3, 38.39%। तो जो कुल कार्यशील जनसंख्या है वो है 38.39% 2011 के अनुसार। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRS कैरम खेल रहे हैं, PR और SQ साझेदार हैं। SR के जो है दाईं ओर बैठा है और क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा हुआ है जो ये R है। तो हमें बताना है कि Q किस दिशा में मुंह करके बैठा हुआ है। पहले तो हम कैरम बोर्ड का ये बना लेते हैं। तो ये है कैरम बोर्ड, हम जानते हैं कि उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, और ये क्या है, दक्षिण दिशा है। तो कह रहा है जो R है ना, वो R जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो अगर पश्चिम की ओर मुंह करके बैठेगा तो यहाँ पे R बैठेगा, इसीलिए इसका मुंह पश्चिम की तरफ होगा। जो R है उसके साथ कौन खेल रहा है, उसके साथ P खेल रहा है। तो वो कह रहा है कि जो R का दायां तरफ है तो ये इसका राइट हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो R के दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, तो इसकी दाएं तरफ बैठा हुआ है S। और S का साझेदार कौन है, तो S का साझेदार है Q। तो ये पूछ रहा है कि Q जो है किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है। तो कैरम की तरफ अंदर की तरफ बैठे होंगे ये, तो इसका मुंह इधर की तरफ आ जाएगा, Q का ऊपर की तरफ। तो ये सीधे सीधे इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर दिशा में। दक्षिण दिशा में तो बैठा है वो, लेकिन उसका मुंह किस साइड है, उत्तर दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है उतनी बार ही क्या होती है, ये बजती जाती है। तो आपको बताना है कि 24 घंटे में ये घड़ी कितनी बार बजेगी। तो हम देख लेते हैं पहले घड़ी, ये घड़ी है, घड़ी में 12 बजे तक ये मतलब टाइम दिखाता है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके टाइम दिखाता है। तो ये कह रहा है कि जो ये घड़ी है जितना बजता है उतनी बार क्या है, ये एक एक बार बजती जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको प्लस कर लेंगे 1 से लेके 12 तक। तो जब 1 2, जब हम इन सबको प्लस करेंगे, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 4 हो जाएगा यहाँ पे 10, 10 और 5 हो जाएगा 15, 15 और 6 हो जाएगा 21, 21 और 7 हो जाएगा 28, 28 और 6 हमारे पास आ जाएगा 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, 45 और 10 हो जाएगा यहाँ पे 55 और 55 और 11 हो जाएगा 66 और 66 और 12 हो जाएगा यहाँ पे 78। तो हमारे पास कितना आ गया सबका टोटल करके, सबका टोटल करके हमारे पास आया 78। तो 78 तो हो गया 12 बजे तक, जब तक ये बजता रहता है। तो 12 12 करके 2 बार बजेगा तभी तो 24 घंटे होंगे। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 दूने का 16, हाथ से लगे 1 और 7 दूने का 14 और 1 15। तो 156 जो है यहाँ पे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है तथा बाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो अब हमें बताना है कि ये जो राम है वो अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो सीधे सीधे बना लेते हैं। तो जो राम है वो दक्षिण की तरफ चलेगा कितना, 12 किलोमीटर। फिर इसका जो दायां है वो किधर को हो जाएगा, यहाँ को हो जाएगा। तो ये यहाँ कितना चलेगा, 10 किलोमीटर। फिर ये क्या करेगा, इसके दाएं चलेगा तो इसका दायां ऊपर की तरफ हो जाएगा और फिर चलता है ये 12 किलोमीटर। तो फिर कह रहा है कि जो ये राम है ये अपनी आरंभिक स्थिति थी, तो ये इसकी आरंभिक स्थिति है, यहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ से ये इतनी दूर है, यहाँ पे है ये। तो ये जो इतना, ये अगर 10 है तो ये भी क्या आ जाएगा, 10 ही तो आ जाएगा। तो ये सीधे सीधे कितना आ जाएगा, इसका आंसर 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये 10 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा कि इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, यह तस्वीर किसकी है। तो पहले हम लिख लेते हैं तस्वीर। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम क्या कह रहा है कि जो तस्वीर के पिता हैं वो राम की माँ का क्या है, इकलौता पुत्र है। तो राम की माँ का इकलौता पुत्र तो राम स्वयं खुद हुआ और राम जो है ये तस्वीर का पिता हुआ। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो राम की क्या है, ये बेटी है ये तस्वीर। तो सीधे सीधे इसका आंसर आ जाएगा कि राम की लड़की जो है, 4th इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क व 20 बच्चों की है, तो इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। तो चलिए
से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 बच्चे, 20 बच्चे बराबर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 12 वयस्क दे रखा है। 20 बच्चे बराबर 12 वयस्क। तो हमारे पास एक बच्चा बराबर कितना आ जाएगा, तो एक बच्चा बराबर अगर हम निकालेंगे तो एक बच्चा बराबर हमारे पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा सीधे सीधे। तो जब 12 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा तो ये तो एक बच्चे का आया हमारे पास। तो ये कह रहा है कि लिफ्ट में 15 बच्चे हैं। लिफ्ट में कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे, और टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। तो बचे कितने, 15 अगर लिफ्ट में है तो 5 बच्चे बचे। तो जब हमें 5 बच्चों का पता चल जाएगा कि ये कितने वयस्क के बराबर है तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो अगर एक बच्चा 12/20 वयस्क के बराबर है तो 5 बच्चे कितने बराबर होंगे, सीधे सीधे 12/20 गुणा गया 5, यही तो आएगा इसका आंसर। इतना ही तो हो गए 5 बच्चे। तो जब आप इसको कट करोगे या डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 0.6 इसका आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय 5 से गुणा कर लोगे तो जब इसको गुणा करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो जो ये 5 बच्चे हैं किसके बराबर हैं, 3 वयस्क के बराबर हैं। तो इस लिफ्ट में जो है 15 बच्चों के साथ साथ 3 वयस्क और जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। पहला है बोकारो झारखंड, दूसरा है रानीगंज पश्चिम बंगाल, तीसरा है सिंगरौली मध्य प्रदेश और चौथा है संबलपुर तेलंगाना। तो बोकारो जो है झारखंड में है, बिल्कुल सही है। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल में है, ये भी बिल्कुल सही है। सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर 4, संबलपुर तेलंगाना में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो संबलपुर है ये उड़ीसा में है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जो तेलंगाना है, तेलंगाना में है सिंगरैनी। सिंगरैनी अगर पूछा जाएगा तो ये है तेलंगाना में, और सिंगरौली अगर पूछा जाएगा तो ये है मध्य प्रदेश में। कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं हमारे भारत के और इनसे जुड़े हुए ये राज्य हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन अधिकारी सम्मिलित नहीं है। पहला है अग्रहारिक दान विभाग का प्रधान, दूसरा है महासंधि विग्राहक युद्ध व शांति का प्रधान, तीसरा है सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय का प्रधान, और चौथा है आपके पास महादंडनायक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, महादंडनायक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश का मतलब क्या होता है हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश में जज। और जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना, उसे कहते हैं दंडपाशिक। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर आपको आ गया कि दंडपाशिक जो है गुप्त काल में किसे कहा जाता था, तो आप बताओगे कि जो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था, और महादंडनायक जो है वो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। और अग्रहारिक तो आप जानते हैं दान विभाग का प्रधान है। महासंधि विग्राहक सीधे पता चल रहा है कि संधि कराएगा तो युद्ध और शांति का प्रधान होगा। सर्वाध्यक्ष जो केंद्रीय सचिवालय का अध्यक्ष होगा उसे कहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।